अभी नेक्स्ट और पांचवा टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत सूत्र। ठीक है, जल्दी से आ जाओ फटाक से। कहाँ रह गए भाई, सो गए क्या आप लोग? देखो ये जो उद्देश्य है ना भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं इनको हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है। मतलब अलग अलग पार्ट से मतलब क्या है, प्राथमिक स्तर की बात अलग होगी, ठीक है, उसके बाद माध्यमिक स्तर की बात अलग होगी और सामान्य स्तर जो उद्देश्य होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, ये तीन तरीके से इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं प्राथमिक स्तर की बात करता हूँ तो प्राथमिक स्तर पे क्या उद्देश्य होना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए तो वो समझना बहुत जरूरी है। एक बार लेकिन आप लोग कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। फिर मतलब क्या रहा क्लास करवाने का, लाइव नहीं हो तो लाइव नहीं होती है, रिकॉर्ड दे दिया ना, इतना चिड़ होती है तुम लोगों को रिकॉर्ड के नाम पे, पता नहीं क्या तूफान दे दिया कुछ, रिकॉर्ड क्लास दे दो। चाहे देखेंगे नहीं हम लाइव, लेकिन चाहिए हमको लाइव, ये वाला सीन है आप लोगों का। भाषा शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, किस लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर पे क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। प्राथमिक लेवल पे सबसे फर्स्ट हमको ध्यान रखना है कि जो उच्चारण कौशल है, ये बताया था थोड़ी देर पहले, ये उच्चारण जो कौशल है कि कैसे चीजों को बोला जा रहा है, प्रोनाउंस किया जाना है, उस पर विशेष ध्यान देना है। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ क्या ध्यान देना है कि जो नियमित उच्चारण है उसका अभ्यास कराने का भी प्रयास करना है, कि हम डेली बच्चों को एक रेगुलर बेसिस पे क्या करवाएं, उसका अभ्यास करवाएं, किसका, उच्चारण का। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे उच्चारण कौशल पे फोकस रहेगा। उसके साथ साथ नंबर 2 की बात करें जो ध्वनियां हैं, ध्वनियों में भेद करना, मतलब डिफरेंशिएट करना कि किस ध्वनि को कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, तो वो वाला कौशल जो है वो विकसित करना है। आ रही बात समझ में? सारी बात कर रहे हैं कहाँ पे हम लोग, प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पूर्व से उपस्थित शब्दकोश की जांच करना, जो बच्चे के अंदर पहले से जो शब्दकोश है उसके पास अवेलेबल है, जो भी वोकैब उसने सीखा हुआ है, जो वोकैब उसने सीखा हुआ उसकी जांच करना, एवं जो शब्दकोश है उसको समृद्ध बनाना, उसका जो वोकैब है उसको भी समृद्ध बनाना है, मतलब उसको और मजबूत करना है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। इसके साथ साथ जो पहले से उसके पास है शब्दकोश उसको भी जांच करनी है, उसकी भी जांच करनी है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आता है क्या आपका, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ये कि भैया लिपि से परिचय कराकर लेखन का नियमित अभ्यास करवाएं। आप लिपि बता दें कि भैया ये लिपि है, लिपि से परिचय करवाइए, इस भाषा को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। उससे परिचय करवाने के बाद आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे लेखन का अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी साथी को। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है क्या भैया, विचार अभिव्यक्ति की प्रेरणा देना, कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। जब तक विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाए तो कुछ नहीं है, जब तक विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होगी सब कुछ खत्म है। तो विचारों की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। व्याकरण का प्राथमिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि भैया मेन चीजें क्या होती हैं, वो प्राथमिक नॉलेज एक बच्चे के पास होनी जरूरी है। पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करना, ये सारी बहुत, ये मतलब ऐसी चीज है ना, इनको आप अगर नहीं भी करोगे, समझ लोगे तो भी आप कराओगे, गलत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, कि जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बेस पर रहता है पूरी तरीके से। अब बात करेंगे हम लोग नंबर 2 पे माध्यमिक स्तर की। माध्यमिक स्तर पे क्या क्या आएगा इसको समझिएगा। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है किससे, कि भैया अर्थपूर्ण संवाद की कला का विकास करना है। अर्थपूर्ण कला से संवाद से मतलब क्या, कि बच्चा जो कम्युनिकेट कर रहा है वो मीनिंगफुल कम्युनिकेट होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन उसकी कैसी मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, व्याकरण की जो बारीकियां हैं वो उनको समझ पाए, जटिलताएं हैं, संरचनाएं हैं, उनका बोध कर पाए। मानक भाषा जो है भैया, मानक भाषा मैंने बताया कि मानक वर्ड मतलब स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स कर दिया पहले से कि इसको ऐसे ही करना है। जो मानक भाषा है उसके प्रति शुद्धता, अशुद्धता की समझ विकसित कराना है, कि भैया जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है, उसके हिसाब से क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसकी जैसे कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाएगा, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं आपके एग्जाम में ये अशुद्धि वाला आता है क्वेश्चन है ना, कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, वो करके, तो वो चीजें करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। जो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, प्राथमिक स्तर पे साहित्य नहीं था, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पे जो साहित्य है वो नहीं था, यहाँ से साहित्य आपका जो है वो स्टार्ट होगा। तो प्राथमिक स्तर पे हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन माध्यमिक स्तर की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके प्रति रुचि जागृत करना एवं साहित्य पढ़ने की जो प्रेरणा है वो बच्चों को देना, कि बच्चा साहित्य पढ़े, इसलिए बच्चों को हम लोग प्रेरित करें कि भैया वो साहित्य में रुचि ले। साहित्य को लगता है यार क्या है साहित्य, कैसे पढ़े है ना, लेकिन वो रुचि जागृत करोगे तो बच्चा बिल्कुल पढ़ेगा। ठीक है, छात्रों में साहित्यिक सृजनशीलता को विकसित करने का प्रयास करना है, मतलब साहित्य के प्रति बच्चों को अवेयर करना है पूरी तरीके से, ये बात आप जान लीजिए माध्यमिक स्तर पे। लेकिन साहित्य जो है आपका वो प्राथमिक स्तर पे नहीं आएगा, साहित्य जो है वो आपका प्राथमिक स्तर पे नहीं आएगा। अब इसके बाद जो सामान्य उद्देश्य इनको समझिएगा एक बार। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत भी इनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया। एक आ गया ज्ञानात्मक, एक आ गया कौशलात्मक, एक आ गया रसात्मक समीक्षात्मक, फिर आ गया सृजनात्मक, और फिर आ गया आपका अभिवृत्त्यात्मक। ठीक है, ये 5 में हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है, इनको देखते हुए बढ़िएगा यहाँ से। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में। ज्ञानात्मक से मतलब क्या है, कि साहित्य और जो भाषा है उसका जस्ट ज्ञान देना है, साहित्य के बारे में और भाषा के बारे में जस्ट बच्चे को एक नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है। भाषा के जो डिफरेंट अंग हैं, जो भाग हैं, जैसे ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, ठीक है, इनके अर्थ का ज्ञान देना कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, लाइक दैट। ठीक है, साहित्य जो विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक, ठीक है, साहित्यिक विधा होती है ना, अलग विधाएं जो होती हैं, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, एकांकी हो गए, इनके बारे में बच्चों को जानकारी देना। अब प्राथमिक स्तर पर ये सब नहीं कर सकते ना,
उसके बाद आता है क्या, साहित्यिक विधाओं के मौखिक एवं लिखित रूप का ज्ञान देना है। ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर ये सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें क्या बात करेंगे, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। सुन के जैसे मुहावरे, वाक्य संरचना होगी, इनके अर्थ एवं भाव को समझना। मुहावरे या फिर अलंकार, दो चीज आपने सुनी होगी है ना। अब अलंकार क्या करता है, भाषा को अलंकृत करता है, मतलब शोभा बढ़ाता है, एक तरीके से आप ये जान लो। तो यहाँ पे जो मुहावरे हैं, यहाँ पे जो वाक्य संरचना है, उसके अर्थ एवं भाव को समझना। मुहावरे में जैसे एक तरीके से क्या कहते हैं, किसी बात को डायरेक्टली ना कह करके एक तरीके से वो मान लीजिए कि भैया थोड़ा डिफरेंट वे में कही जाती है ना। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा है, मतलब किसी को कमियां बता रहे हो, उसके अंदर डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि तुमसे ये काम नहीं आता है, आप उससे बोले नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो वो वाली बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं बोलते हैं, उसको घुमा फिरा के बोलते हैं। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बच्चा पढ़ के इस चीज का अर्थ ग्रहण, बार बार वही चीजें आ रही हैं, आप समझिए इस बात को ना। शुद्ध और स्पष्ट वाचन करना है, शुद्ध बोल सके, स्पष्ट कर सके, क्लियर बोले, ताकि समझ में आए, यानी कुछ भी मन में बोल जाए। बोलकर लिखकर अपने भावों को व्यक्त करना, ये सारी चीजें, क्योंकि ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौशलात्मक उद्देश्य की। कौशलात्मक से मतलब क्या, जो हमने अभी कौशल पढ़े थे ना 4, वो पहले 4 इसलिए पढ़े थे, ये सारी चीज आप समझ पाओ, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सब इसके अंदर शामिल है। ये हो गया आपका क्या, कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक चीजों को ज्ञान दे रहे थे कि कौन कौन क्या क्या होता है। आई होप समझ पाए होंगे। इसके बाद आता है आपका नंबर 3 पे रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। इसमें रस का मतलब होता है आनंद, है ना, आनंद की अनुभूति। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, रसात्मक के अंदर बच्चा अब आनंद लेगा, ठीक है। जो भी साहित्य पढ़ रहा है भाई, देखो साहित्य को अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद है साहित्य में, ठीक है, बड़ा रस छुपा हुआ है साहित्य के अंदर। यहाँ पे बात यही कही गई है कि जो हमारे उद्देश्य हैं रसात्मक, मतलब बच्चे को आनंद की अनुभूति हो, जब वो साहित्य को पढ़े बोरियत होकर फील करके ना पढ़े साहित्य को, साहित्य में उसको आनंद की अनुभूति आए। तो भाषा एवं साहित्य का आनंद लेना है, साहित्य के प्रति समझ विकसित करना। जब तक बच्चे के अंदर समझ विकसित नहीं होगी, उसको साहित्य बोरिंग ही लगेगा। लेकिन जब साहित्य के बाद समझ में आएगा, उसको रस की अनुभूति होने लग जाएगी, उसको आनंद आने लग जाएगा। साहित्य जैसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलो अब चलते हैं सृजनात्मक उद्देश्य, मतलब जहां पे हम चीजों को सृजन करना बच्चे को सिखा रहे हैं। तो बालक को साहित्य सृजन की प्रेरणा, साहित्य का सृजन करना सीख पाए बच्चा, ये प्रेरणा हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं इसके लिए। उसमें लेखन में मौलिकता लाना, मतलब जो ओरिजिनलिटी है उसके लेखन में वो लाने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ जो भाव है, भाव के अनुरूप जैसे जैसे फीलिंग्स हैं उसके अनुरूप उपयुक्त साहित्यिक विधा के चयन की प्रेरणा देना, कि भैया भाव के हिसाब से कौन सी साहित्यिक विधा आपको चयन करनी है। जैसे आप मूवी वगैरह, कुछ हमारी कॉमेडी मूवी आती हैं, कुछ हमारी बड़ी प्रेम कहानी वाली मूवी आती है, कुछ मूवी ऐसी आती हैं जैसे मान लो जो इसमें क्या बोलते हैं, एक्शन मूवी हो गई, है ना, लाइक दैट। तो जैसे भाव है उसके हिसाब से साहित्यिक विधा का क्या करना मेरे भैया, उस चयन करना, उसकी प्रेरणा बच्चे को देनी है। इसके बाद हम बात करेंगे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आप देखो जैसे कि मतलब बच्चे की अभिवृत्ति जो है ना, अभिवृत्ति का विकास करना। जैसे कि कविता हो गया, कविता गीत हो गया, कविता हो गया, इसमें विषय रुचि को प्रोत्साहन देना। मतलब भैया कि आपकी अभिवृत्ति क्या है ना, उसको डेवलप करना है। दृष्टिकोण का विकास करना है, सद्वृत्ति का विकास करना, जैसे कि छात्रों में प्रेम भावना, राष्ट्र प्रेम, मानवता, इन सब का विकास करना। ये आपका क्या कहलाता है, क्या सद्वृत्ति कहलाता है, ठीक है। ये सब कहाँ पे आएगा, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें जो अभिवृत्ति है उसका विकास करना मेन फोकस रहता है, मेन टारगेट रहता है। चलो दोबारा से फिर समझते हैं इसको, यहाँ पे समझिए ध्यानपूर्वक। जो भाषा शिक्षण है, ठीक है, हमने क्या किया भैया, प्राथमिक स्तर की जब बात करी तो प्राथमिक स्तर पर ज्ञानात्मक आया, कौशलात्मक आया, अभिवृत्तात्मक आया, ठीक है। वहीं जब माध्यमिक स्तर की बात होगी तो इसमें ज्ञानात्मक भी है, इसमें आपका कौशलात्मक भी है, आपका सृजनात्मक भी है, अभिवृत्त्यात्मक भी है, रसात्मक और समीक्षात्मक भी है। लेकिन प्राथमिक स्तर पे केवल ये हमारे ये 3 मेन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक लेवल के लिए ये 3 मेन है बस, ठीक है। प्राथमिक लेवल पे ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। माध्यमिक पे हमारे ज्ञानात्मक, कौशलात्मक तो रहेंगे, साथ ही साथ आपका सृजनात्मक और रसात्मक भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न बनता है आपसे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का बेहद प्रारंभिक उद्देश्य क्या हो सकता है। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का बेहद प्रारंभिक, बहुत इनिशियल उद्देश्य क्या होगा, उच्चारण करने के कौशल का विकास करना है, लिखने के कौशल का विकास करना है, साहित्य में रुचि पैदा करना है, व्याकरण की बारीकियों का ज्ञान देना है। बताओ, अभी बताया मैंने, गलत मत करना, गलत मत करिएगा कोई भी साथी, जल्दी से आंसर करो। राइट, बेस्ट, परफेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर आ रहा है ए, आंसर आ रहा है ए। ए बोले तो क्या, देखो क्योंकि प्राथमिक स्तर है और इनिशियल कौशल की बात करा तो लेखन तो आएगा नहीं यहाँ पे, साहित्य वाली बात प्राथमिक पे होगी नहीं, व्याकरण की बात साहित्य प्राथमिक पे होगी नहीं। क्या है, उच्चारण पे विशेष ध्यान देना है, उच्चारण पे फोकस करना है, उच्चारण पे फोकस करना है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 2 क्या कहता है, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब माध्यमिक स्तर पर पूछ रहा है तो शब्द भंडार में वृद्धि करना है, मानक भाषा के प्रति शुद्धता का बोध है, या फिर उच्चारण कौशल का विकास करना है, लिपि का ज्ञान कराना है।
करिएगा आंसर जल्दी से। देखो मेरे भाई, माध्यमिक स्तर पे शब्द भंडार वाली बात नहीं आई, आज से इतना प्रायोरिटी बनी रखेंगे। उच्चारण कौशल वाली बात आपकी प्राथमिक स्तर की हो गई। लिपि का ज्ञान वाली बात भी शामिल नहीं होगी यहाँ पे सबसे जरूरी जो मानक भाषा है ना, जो मानक भाषा है, मानक भाषा के प्रति शुद्धता और अशुद्धता का बोध जो है बच्चों को करवाना है। प्राथमिक लेवल पे ये मानक भाषा शामिल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक लेवल पे मानक भाषा को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। नंबर 3 आपसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य नहीं है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाई ये तो कौशल में आता है। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना आ गया। कविता का आनंद लेना, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। नंबर 3 का आंसर सभी साथियों को आना चाहिए। देखो भाई, गलत नहीं करना है, सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। नंबर डाल के करो यार 3 का आंसर। देखो अभी बताया था आपको सुबोपली, क्या बताया था मैंने आपको? सुबोपली बताया था ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनकर मतलब सुनना हो गया, पढ़कर मतलब पढ़ना हो गया, और वाचन मतलब एक तरीके से क्या है भैया? श्रवण मौखिक, ये पढ़ा ना आपने, श्रवण मौखिक। तो वाचन भी एक तरीके से क्या है? आपका बोलने का ही हिस्सा है ना। तो ये तो आप वाचन वाला जरूरी है, लेकिन कविता का आनंद लेना ये शामिल नहीं था, ठीक है। आई बात समझ में? तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत को समझेंगे कि करके। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा? स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब स्वाभाविक मतलब जो नेचुरल है, सिंपल सी बात है। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होगा, ये सिद्धांत ये बोलता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो स्वतः ही अपने वातावरण से भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है, भाषा ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने वातावरण से भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है? तो वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत, जिसमें ये सिद्धांत ये बोलता है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे भाषा सीखता जाएगा। बस सिंपल सी बात, ठीक है। बहुत रट्टा नहीं मारना है, इतना ही समझना है। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे आपका बोलचाल का सिद्धांत। अब बोलचाल का सिद्धांत क्या कहेगा कि भैया जैसे हम बच्चों को अगर मौके देंगे कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, उससे बातचीत करें, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे लर्निंग, जो भाषा का लर्निंग है वो बिल्कुल होगा और अच्छे तरीके से होगा। मतलब शिक्षक बालों को कक्षा में बोलने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तभी कहा जाता है कि आप बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उतने मौके दीजिए, ठीक है। बोलने के अवसर दें, जैसे इसमें डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया है ना, जैसे वाद विवाद हो गया, डिस्कशन हो गया, ये अगर होगा तो बच्चे के अंदर क्या है भैया? बोलचाल का सिद्धांत। मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि बच्चे के अंदर जो हेजिटेशन है ना वो नहीं रहेगी, वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो बोलचाल का सिद्धांत यही बात कहता है, ठीक है। आगे बात समझ में। नंबर 3 आता है क्या? रुचि का सिद्धांत। ज्यादा कुछ नहीं रट्टा मारना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस मैं टू द पॉइंट करवा रहा हूँ चीजें आपको, टू द पॉइंट। यही खासियत है टीचर्स अचीवर्स की, है ना, यही खासियत, ये क्वालिटी है। और बड़ा दुख होता है जब आप लोग, आप में से कुछ हैं ऐसे ना, मतलब मैं अभी क्या ही बोलूँ यहाँ पे, अरे ये हो गया, हमने कोर्स गलत ले लिया, है ना। अरे एक क्लास बता दो तुम्हें अगर अच्छा कंटेंट ना मिला हो किसी क्लास में, और अगर इतना ही है ना तो एक बार इस कंटेंट को कंपैरिजन करके देख लो। मैं इस क्लास की बात नहीं कर रहा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाया जा रहा है। 2000-2500 का भी बैच लोगे ना, वहाँ पे भी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको। लेकिन क्या है ना, तुम लोगों को बस ये लगता है जहाँ पे तुम्हारी जितनी बात सुनी जाती है वहीं पे तुम लोग ना समझते हो कि हाँ यहाँ कुछ नहीं है। जहाँ 2,500-3,000 रुपये का बैच लेके आओगे, वहाँ पे एक तुम्हारी बात नहीं सुन, जहाँ तुम पर्सनली डायरेक्टली मुझे कॉल करते हो। अब सुबह से 100 कॉल पड़ी हुई हैं, अब इनके मन में क्या जा रहा है कि फ़ोन नहीं उठ रहा है। अरे भाई पहली बात तो आज संडे है, ठीक है, संडे में फ़ोन कैसे उठाऊँ? दूसरी बात, अब यहाँ 5 घंटे से क्लास चल रही है लगातार, लेकिन मन में क्या जा रहा है? फ़ोन नहीं उठ रहा है हमारा। अब क्लास जब हो रही है तो देखो कितने लोग कम लाइव हैं, और नहीं होती है क्लास नहीं हो रही है, क्लास नहीं हो रही है, लाइव नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड दे दिया। अरे रिकॉर्डेड के नाम पे इतनी चिड़ हो जाती है, तुम लोगों को पता नहीं सकता कितनी चिड़ होती है रिकॉर्डेड के नाम पे। लाइव तुम देखते नहीं हो, अब इसको बाद में रिकॉर्डेड देखोगे। जो लोग नहीं है इस समय क्लास में प्रेजेंट, वो बाद में क्या करोगे? रिकॉर्डेड देखोगे ना इसको। तो तब क्या हो गया? अब फिर लाइव क्यों नहीं आए? तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? रुचि मतलब भैया सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि होगी, ये वही जो मैंने आपको सीडी में करवा रखा है, जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं, और रुचि नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे उसको, है ना। तो यही है, ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों के अंदर आपको रुचि क्रिएट करनी है, रुचि पैदा करनी है, ताकि वो चीज़ों को अगर बिना रुचि करेगा काम तो समझ में नहीं आएगा उसको। तो पहले टीचर क्या करेगा? बच्चे के अंदर रुचि क्रिएट करेगा, जब रुचि आएगी तो उस काम को आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है? भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको प्रोत्साहन दूं या कुछ मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूं, तो हमारी जो गति है ना सीखने की बिल्कुल बढ़ जाती है। अगर आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो हम सीख रहे हैं वो हमारा स्पीड अप हो जाएगा, तब ना हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जब प्रोत्साहन मिलेगा तो छात्र भाषा को अधिक कुशलता के साथ जो है सीख जाते हैं। ये सिद्धांत बोलता है प्रोत्साहन का सिद्धांत,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग रेस्पॉन्स किया करिए, रेस्पॉन्स किया करिए, रेस्पॉन्स करने से चीजें सारी होंगी। ठीक है, तो क्रियाशीलता ये कि आप कहानी सुन रहे हो सत्यनारायण भगवान की, बस है ना, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो, समझ में नहीं आने वाला, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो वाला जितना क्रियाशील होगा ना, जितना ज्यादा एक्टिव होगा, वो उतना ही जल्दी भाषा सीखता है। भाषा क्या, कोई भी चीज मान लो, जरूरी नहीं भाषा ही सीखेगा, कोई भी चीज एक्सपेक्टेड कुछ भी सही। अगर आप ऐसे ही बस आराम से चल रही है बात, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स नहीं करना है, पूछना है मत, हम नहीं बता रहे आंसर, एक्टिव क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत सिंपल है भैया, जितना प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी, बस इतनी सी बात थी। अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये बोलता है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें निश्चित अनुपात और क्रम को ध्यान में रखकर किया जाए। जैसे कि वर्ण से पहले ना, वर्ण से पहले सिखाएं फिर पढ़ना, मतलब पहले ये कहना चाह रहा है, इसको बता दो कि वर्ण पहले सिखाया जाए बच्चों को, फिर आप पढ़ना सिखाएं। अगर आप पहले ही आपने क्या बोल दिया कि पहले बच्चों को डायरेक्टली शब्द समझा रहे हो, अब शब्द समझेगा कैसे? शब्द से पहले क्या है, बच्चे को वर्ण भी सिखाना चाहिए ना, क्रम होना चाहिए, किस अनुपात में सिखाना है, किस रेशियो में सिखाना है, वो भी मैटर करता है। तो एक क्रम में ही चलना चाहिए, ये कहता है कौन सा, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ये इतनी सी बात आई होप आप रखेंगे याद। अनुकरण का सिद्धांत मतलब वही है भैया, बच्चा क्या करता है, अपने से बड़ों को देख करके सीखता है, वैसे ही करता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जो मातृभाषा है वो अनुकरण द्वारा ही अलग सीखता है, अपने घर परिवार में आसपास लोगों को देखा है वैसे वो सीख जाएगा। ठीक है, लेकिन L2 को अनुकरण से सीखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर है? जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि अगर मान लो एक बच्चा जो इंग्लैंड में भारत में जन्म हुआ है, उसका भारत में जब जन्म हुआ तो वो क्या सीखेगा उसकी, अगर मान लो जैसे अब भारत में भी कहाँ पे मान लो यूपी है, ठीक है ना, यूपी है आपका, यूके है, हरियाणा है, ये सारे ये राज्य हो गए, बिहार वगैरह हो गया, तो यहाँ पे जो बच्चा जन्म लेगा वो obvious सी बात है आपका। अब जैसे साउथ का बच्चा तो खैर हिंदी नहीं बोलेगा, लेकिन जो कुछ ऐसी स्टेट है जहाँ पे हिंदी का बोल वाला है, राजस्थान हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो हिंदी बोलेगा, लेकिन इसके अलावा अब जैसे इंग्लैंड का वाला गया, अब इंग्लैंड में थोड़ा बच्चा हिंदी बोलेगा, है ना, इंग्लैंड वाला हिंदी नहीं बोलेगा ना जन्म लेते ही, तो ये चीज़ें हैं, उसको वो क्या करेगा, उसको वो लर्न करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। अब बहुमुखी से मतलब क्या है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, ठीक है, और मुखी मतलब कई सारे, जिसके कई सारे मैनी, मुख मतलब ये कहना चाहता है बहुमुखी मतलब प्रयास मतलब बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स करने चाहिए। ये कहता है कि भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास है वो बहुत जरूरी है, जैसे कि हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करवा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के खेल करवा रहे हैं, शिक्षण विधियां करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना, शिक्षण पूरा ही आएगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो जितना आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे अलग तरीके से, उतना ही भाषा अधिगम क्या होगा आपका, आसान रहेगा। ये सारे सिद्धांत हमको यही बताते हैं, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, आवृत्ति मतलब बार बार करना, कि जब किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो क्या होगा, उससे जो हमारा ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो जाएगा, मतलब जो चीज़ का रिपीटेशन होगा, हम जिसको बार बार आवृत्ति करेंगे तो वो चीज़ लास्ट में जाके स्थायी हो जाएगी, मतलब फिर आप उसको भूल नहीं सकते हो, इतनी सी बात आप रखेंगे याद। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, हर बच्चा अलग है। अगर आप 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, कितने बच्चे, हर बच्चा इसमें क्या है, अलग है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमसे यही कहता है कि भैया भाषा परिवेश में विभिन्नता देखी जाती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो हमको हर बच्चा अलग है, हमको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हर बच्चा एक मेथड से, हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है, हमको उनके हिसाब से मेथड्स वगैरह यूज करने चाहिए। ठीक है, न्यूटन का सिद्धांत क्या बोलता है कि भाषा शिक्षण से पूर्व शिक्षण के विभिन्न आयाम, जैसे समय हो गया, क्या समय रहे भाई, क्या साधन यूज करने हैं, कौन सी विधि यूज करनी है, इनकी प्री प्लानिंग बनाना। ऐसा नहीं मुंह उठाए कुछ पढ़ाने लग गए, नहीं। नियोजन का सिद्धांत ये बोलता है कि जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो पहले एक योजना बनाओ, पहले क्या करो, एक योजना आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके तहत आप काम करो, कितने बजे पढ़ाना है, क्या साधन यूज करना है, कौन सा मेथड मुझे यूज करना है, ये कहता है कौन सा आपका नियोजन का सिद्धांत। फिर आता है आपका कोरिलेशन, सह संबंध का सिद्धांत, ये बहुत जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। सह संबंध मतलब देखो, बालक द्वारा पूर्व में सीखी गई भाषा ज्ञान को भाषा शिक्षण की भूमिका के रूप में जोड़ना, जो उसने पहले सीख लिया है, मतलब मेरे भैया सिंपल सी बात है, पूर्व में सीखी गई भाषा ज्ञान, जो उसने लैंग्वेज का जो ज्ञान, जो नॉलेज ने पहले सीखा है, उसको भाषा शिक्षण की भूमिका के रूप में जोड़ना है। जैसे कि समझो, मान लो वर्णमाला सिखाने के लिए आ से अनार के उदाहरण को प्रयोग करना, तो अब यहाँ पे क्या किया कि आपने वर्णमाला पहले बच्चों को सिखा दी, अब फिर जब आप उसको समझा देंगे बेटा छोटे आ से ना अनार होता है, तो यहाँ से बच्चा क्या करेगा, उसको रिलेट कर पा रहा है ना, यहाँ से सह संबंध कर पा रहा है, अच्छा ये आ अनार इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये समझ पा रहा है कि ये आ ऐसे जुड़ा हुआ है, वो रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके प्रश्न है यहाँ पे, आंसर करेंगे। पहला, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत संबंधित है क्या? यही बताया था मैंने, बहुमुखी प्रयास का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि भाषा पढ़ाने में कई माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए, ये कहता है। भाषा अधिगम के लिए पर्याप्त को अवसर देना चाहिए। भाषा सीखने में रुचि जागृत करनी चाहिए। भाषा शिक्षण में योजना का अनुपालन करना चाहिए। अब बहुमुखी प्रयास की बात है तो भैया भाई सिंपल सी बात है कि जब आप भाषा पढ़ा रहे हो तो उसमें कई माध्यम का आप प्रयोग करें, केवल एक ही माध्यम यूज ना करें, एक ही मीडियम यूज ना करें, आप क्या करें, अलग अलग माध्यम का यूज करें, यही कहता है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। समझ पाए? समझ पाए तो चलो आगे। नंबर आता है 2, बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है उसी परिवेश में उपस्थित भाषा सीखता है। जिस परिवेश में जन्म लिया, साउथ में हुआ तो साउथ की भाषा, जैसे कर्नाटक में हुआ तो कन्नड़ बोल देगा,
यूपी में हो गया तो हिंदी बोल देगा। तो जिस परिवेश में जन्म हुआ उसी में जो उपस्थित भाषा है वो सीखेगा। सबसे उपयुक्त कथन आपको चुनना है। ये बोलचाल के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। इसका संबंध प्रोत्साहन के सिद्धांत से है। यह भाषा अनुकरण का सिद्धांत है, बहुमुखी भाषा का सिद्धांत है। जिस परिवेश में बच्चे ने जन्म लिया उसी में जो भाषा होगी उसको बालक वो सीखेगा। तो देखो बताओ जल्दी से मुझे, बोलचाल का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, प्रोत्साहन वाली बात तो इसमें है नहीं कुछ, ठीक है, इसको हटा दो सबसे पहले। अनुकरण वाली बात कुछ है इसमें, देखना पड़ेगा। बहुमुखी वाली बात कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपके सामने लगा है क्या, बोलचाल के सिद्धांत, और दूसरा क्या है आपका। अब मैं एक बार आपको दोनों दिखाता हूं, एक बार सी वाला देखिए और एक बार ये वाला भी देखिए। देखो अनुकरण का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि भैया जो मातृभाषा है उसको बच्चा सीखेगा कहां से, अनुकरण से, ठीक है। जैसे अगर इंग्लैंड में हुआ जन्म उसका तो अंग्रेजी बोल रहा है, भारत में हुआ तो हिंदी बोल रहा है, लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे तो बच्चा अपने आसपास जो देख रहा है वैसी चीजें सीख रहा है। और इसके अलावा एक और चीज मैं दिखा दूं आपको, जस्ट हाँ, बोलचाल वाले में क्या था, बोलचाल वाले में बात की शिक्षक बालकों को कक्षा में बोलने के अवसर देगा। यहाँ पे वो परिवेश वाली बात नहीं थी, यहाँ पे वो टीचर उनको मौका दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि भैया अगर ऐसा होगा तो ये कौन से सिद्धांत से रिलेट करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट था वो था आपका अनुकरण, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देखेगा ना, अपने आसपास के लोगों को देख करके अनुकरण करेगा और वैसा ही वो क्या करेगा, बोलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 3 आता है जो कि पूछता है कि शिक्षक अपनी कक्षा में पाठ पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान देता है। पाठ की पुनरावृत्ति पे बहुत ध्यान देता है, यह कथन किस तथ्य को दर्शाता है। शिक्षक बालकों के अधिगम की पुष्टि चाहता है, शिक्षा की सामान्य प्रकृति है, शिक्षक द्वारा आवृत्ति के सिद्धांत का अनुपालन किया गया है, या फिर ये सभी सही हैं। बताओ क्या सही लग रहा है आपको, क्या सही होगा मेरे भाई। देखो ये सारी सही हैं, ठीक है, ये सारी सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके भाषा शिक्षण के सूत्र, ठीक है। कौन कौन से सूत्र हैं भाषा शिक्षण के, ये समझ लो एक बार जल्दी से। सबसे पहले आता है सरल से कठिन की ओर। देखो भैया सरल से कठिन क्या कहता है कि सबसे पहले बच्चे को ना इजी चीजें बताओ, सबसे पहले बच्चे को आसान चीजें सिखाई जाए, है ना, जो आसान है, ठीक है, आसान बातें सिखाई जाएं और उसके बाद फिर थोड़ा सा कठिन करना है। मतलब सिंपल सी बात है कि पहले वर्णमाला सीखने से वाक्य लिखने की प्रक्रिया की ओर जाना। मतलब पहले वर्णमाला सिखा रहे हैं तो आसान प्रक्रिया है, फिर उसके बाद हम गए कहाँ पे, कठिन की तरफ। कठिन में क्या आ गया आपका, फिर हमने बच्चे को पहले वर्णमाला सिखाई, वर्णमाला से फिर हमने शब्द सिखाए, शब्द से हमने बच्चे को वाक्य सिखाए, ठीक है। तो ये हो गया सरल से। अब डायरेक्टली आप उसको वाक्य समझाओगे तो क्या समझ में आएगा उसको, वर्णमाला से परिचित ही नहीं है, शब्द से परिचित ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसको जो है क्या दिखाना चाह रहे हो, तुम उसको जो माउंट पे चढ़ाना चाह रहे हो डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है ज्ञात से अज्ञात, ये मैंने बताई दी अभी आपको। पहले वो बातें बताओ जो बच्चे को मालूम है, फिर वो बात जो बच्चे को नहीं मालूम। ज्ञात से अज्ञात मतलब ये कहता है कि भैया पहले बच्चों को हम क्या बताएंगे, उन बातों को पढ़ाएंगे जिनको बालक जानता है, फिर इसी के आधार पर उन विषयों को समझाएंगे जिनको बालक नहीं जानता है, ठीक है। तो अज्ञात से ज्ञात नहीं होना चाहिए ना, अज्ञात से ज्ञात होगा तो बच्चा का इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, फिर उसको इंटरेस्ट तब आएगा जब चीजें उसको मालूम होंगी, ठीक है, अदरवाइज बोर हो जाएगा। फिर पूर्ण सेंस क्या बोलता है कि वाक्य का उदाहरण देकर खड़ी सिखाना, मतलब वही 12 खड़ी आपने पढ़ी होंगी ना, वही। तो पहले हमने एक वाक्य का एग्जाम्पल दिया, मतलब पूर्ण रूप हो गया, ठीक है। फिर पूर्ण से छोटे से अंश की तरफ चले हम उसको क्या सिखा रहे हैं, वर्ण सिखा रहे हैं। ये हो गया क्या आपका पूर्ण से अंश। अनिश्चित से निश्चित क्या कहता है मेरे भाई, इसको समझ लो कि पहले भाषा संबंधी कई तथ्यों का परिचय कराएं, फिर जो निश्चित कुछ है, जो निश्चित विषय है उसकी हो जाए। पहले भैया ये समझा दो कि अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे है, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आपको जाना है, ठीक है। आगे बात समझ में, ताकि बच्चे लोगों को डाउट ना रहे। आगे बात करेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसको आप मूर्त से अमूर्त भी बोल सकते हो, है ना, मूर्त से अमूर्त भी बोल सकते हो। पहले बालक को ऐसी वस्तु से परिचय कराए जिससे वे पूर्व में परिचित हो, जिसके बारे में पहले कहीं उसने देखा हो, सुना हो, जानता हो। उसके बाद उन बातों को समझाओ जिनसे वो परिचित नहीं है। ऐसे ही आपका मूर्त से अमूर्त वाला होता है कि पहले वो बातें, वो चीजें से परिचित जो बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं, फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है, ठीक है। बाद में उसी वस्तु के माध्यम से अप्रत्यक्ष विषयों का ज्ञान आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट मतलब पहले स्पेसिफिक चीजें, फिर आप जाएंगे जनरल की ओर। तो पहले कई सारे एग्जाम्पल आपने दे दिए, फिर आप क्या कर रहे हैं, नियम बता रहे हैं। तो ये हो गया क्या आपका विशिष्ट से सामान्य हो गया। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आता है, जो ये बोलता है कि पहले किसी भी विषय को विश्लेषित करना है, मतलब उसके एनालिसिस करना है, और लास्ट में उसको संश्लेषण कर देना, जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। उसके बाद आता है अनुभव से तर्क की ओर। पहले हम बात करेंगे अनुभव की, फिर जाएंगे तर्क की ओर। तो बालक द्वारा प्राप्त ज्ञान को तर्क के माध्यम से स्थिर करना। जो ज्ञान उसने अपने अनुभव से लिया है, जो उसने अनुभव से सीखा है, तो जो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया भैया वो उसका अनुभव हो गया, और उसको फिर आप तर्क के माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्थिर करना चाहते हैं, उसको रीजन दे देके उसको स्टेबल करना चाहते हैं। ये हो गया अनुभव से तर्क की ओर। चलिए आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। दोनों परस्पर भिन्न हैं, दोनों शिक्षण सूत्रों की प्रवृत्ति समान है, उपयुक्त दोनों शिक्षण सूत्र नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। करिएगा राइट आंसर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये कैसे, दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं क्या, दोनों शिक्षण सूत्रों की प्रवृत्ति समान है, या फिर सूत्री नहीं है। मेरे भाई दोनों क्या है, प्रवृत्ति समान है, ठीक है।
उसके बाद नंबर 2 आता है कि लेखन की उपयोगिता बताते हुए वर्णमाला सिखाना। लेखन की उपयोगिता बताते हुए हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वर्णमाला। कौन से सूत्र से रिलेट करेगा? पूर्ण से अंश की ओर, सॉरी अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञेय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। या अज्ञेय से मतलब एक तरीके से आप अज्ञात ही समझिएगा, है ना। अब यहां पे आप देखो कि पहले हमने क्या किया, लेखन की उपयोगिता बताई, पहले तो पूरी कहानी पूर्ण पे दे दी, फिर एक वर्णमाला पे आगे, अंश पे आगे, छोटे से पे, तो ये हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर, बी आंसर राइट हो जाएगा। वर्णमाला से शुरू कर वाक्य सिखाना किस से संबंधित है? सरल से कठिन की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है, मनोविज्ञान से तर्क की ओर है। वर्णमाला से स्टार्ट करके वाक्य सिखा रहे हैं भाई, तो वर्णमाला सिखाया, शब्द सिखाया, वाक्य सिखाया, क्या हो जाएगा? सरल से कठिन हो जाएगा, ये बताया था। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारे अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होंगे और पहला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य सृजनात्मकता का है, ज्ञानात्मकता का है, रसात्मक एवं कलात्मक, या फिर ये सभी हैं? तो अगर आप देखोगे भैया, जब ऐसा ऑप्शन देखिए सारे ही ऑप्शन बेस्ट हैं, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सारे ही करेक्ट हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या पूछा कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ में भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें, हम पहली दूसरी कक्षा बच्चों को साथ में भाषा सिखाएं तो क्या जरूरी है? अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहन किया जाए। तो कोई यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहां मैंने बताया था कि जहां पे बच्चों को मौके मिलेंगे आपस में संवाद करने के, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, जो कि मुझे दिख रहा है कहां पे? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आ जाओ नंबर 3 पे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं किस पे? प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा सिखाने का सबसे ज्यादा बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना है, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना है, भाषा के व्याकरण नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना है, भाषा के विभिन्न प्रयोग क्षमता का विकास करना है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने का सबसे उत्तम आप उद्देश्य क्या मानते हैं? देखो मानक, मैंने बताया कि मानक स्वरूप जो है प्राथमिक पे सही नहीं होता है, माध्यमिक पे सही हो सकता है। व्याकरण के जो नियम है ये भी प्राथमिक बिल्कुल सही नहीं होंगे, और विभिन्न प्रयोग क्षमता अभी प्राथमिक स्तर पे, तो उसके हिसाब से ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही कि कठिन बातों को सरलता से समझाना है, जो कठिन बातें उनको हम आसानी से क्या करें? अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। नंबर 4 आता है, मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्तर क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों के स्तर मतलब शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त स्तर क्या होगा? उच्च माध्यमिक स्तर होगा, माध्यमिक स्तर होगा, प्राथमिक स्तर, या फिर उपयुक्त में से कोई? मतलब किस लेवल पे हम बच्चों को मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ा सकते हैं, किस स्तर पे? तो ध्यान रखिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति प्राथमिक नहीं होगा, उच्च माध्यमिक भी नहीं होगा, माध्यमिक स्तर आएगा। ठीक है, सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट आता है नंबर 5, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में उद्देश्यों की दृष्टि से अनिवार्य क्या है? माध्यमिक स्तर है, उस पर भी क्या भाषा शिक्षण में जो उद्देश्य हैं उसकी दृष्टि से क्या अनिवार्य है? कहानी पढ़ना सीखना, कविता सुनाना, विद्यार्थियों में सृजनशीलता विकसित करना, या फिर प्रश्न उत्तर हल करना। वो आप पाएंगे इन सब में कहानी पढ़ना कर, इसमें क्योंकि अगर ये प्राथमिक स्तर होता तो कहानी और कविता को हम प्रायोरिटी दे सकते थे, है ना, लेकिन माध्यमिक है तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 6 क्या कहता है? भाषा कौशलों का विकास करना किससे संबंधित है? जो भाषा कौशल लैंग्वेज के स्किल्स हैं उनका विकास करना किससे रिलेटेड है? केवल शिक्षण के उद्देश्य से है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र से, शिक्षण कौशल से, भाषा शिक्षण के उद्देश्य से? अब देखो, भाषा कौशल का विकास करना तो केवल वाली बात तो आएगी नहीं, इसको हटा दो। भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र, शिक्षण कौशल, या फिर उद्देश्य। ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि आप लोग क्या सही आंसर कर रहे हैं, कि भाषा कौशल जो है उनका विकास, भाषा के जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स का विकास किससे संबंधित है? केवल शिक्षण के उद्देश्य, तो ये वाली बात तो सही होगी नहीं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्रों से संबंधित है, या फिर शिक्षण के कौशल से संबंधित है, या फिर भाषा शिक्षण के उद्देश्य? ये देखना है कितने साथी इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। भाई मेरे देखो ध्यान रखना कि आपका आंसर ही डिसाइड करेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। पानी पीऊं, आप लोग आंसर करो। आप लोगों ने क्या किया? यहां पे सी देख के सी लगा रहे हो, नहीं, कौशल देख के सी मत लगाओ। भाषा के कौशल जो आते हैं ना, उनका विकास इसलिए जरूरी होता है कि जो हम भाषा शिक्षण के जो हमने उद्देश्य डिसाइड किए हैं वो इससे क्या हो, रिलेट कर पाए। डी आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर आता है नेक्स्ट 7 नंबर। 7 में क्या था? भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कई भाषाई अभ्यास कराए जाते हैं। ये संबंधित है किससे? कि भाषा की कक्षा में विभिन्न गतिविधियों के अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से कई सारी भाषाई अभ्यास करवाए जाते हैं, तो ये रिलेट करेगा भाषा के अनुकरण से, प्रोत्साहन के सिद्धांत से, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत से, अभ्यास के सिद्धांत से। तो कई सारी चीजें करवाई जा रही हैं यहाँ पे। तो अगर आप पाएंगे मेरे भैया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। अलग अलग एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, अलग प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, नंबर कितना है? 8।
क्या कहता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, हर बच्चा क्या है, यूनिक है भाई, ये बात आप जान लो, एवं बालक इसी विशिष्टता के अनुसार भाषा सीखता है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है। तो ये अंशतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी, बताओ। आप देखो अंशतः सत्य वाली कोई बात है ही नहीं इसमें, पार्शली ट्रू की बात क्या है, ये तो पूरी तरीके से सत्य है। और साथ ही साथ ये रिलेट करता है किससे, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत जो विभिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है ना, विभिन्नता, उससे रिलेट कर रहा है। और ये बात पूरी तरीके से क्या है, आपकी सही है। नंबर 9 क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है। अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, अपर प्राइमरी लेवल पे भाषा सिखाने का अर्थ क्या है, साहित्य सृजनशीलता को विकसित करने में है, भाषा कौशलों का विकास करना है, व्याकरण सीखने में है, या फिर मात्र वाचन को, देखो मात्र और ओनली तो हटाई दो, पहले व्याकरण हटाई दो। अब साहित्य सृजन वाली बात अभी उच्च प्राथमिक बनी आएगी, ये आपका कहाँ पर चला जाएगा, आपका माध्यम चला जाएगा। तो भाषा कौशलों का विकास ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 10 नंबर क्या कहता है, देखिएगा, शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, ये पाठ योजना में इनका यूज होना चाहिए, उद्देश्य के निर्धारण में होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया में, अपने इन सभी में। तो देखो भाई, ये तो हमको हर जगह करना चाहिए, है ना, हर जगह करना चाहिए। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा डन, पूरा कंप्लीट। फटाक से क्योंकि समरी देख लो क्या क्या हमने पढ़ लिया अब तक, ठीक है। भाषा शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य थे उसमें हमने 3 स्तर में डिवाइड किया था, प्राथमिक लेवल पे, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर, सामान्य उद्देश्य, है ना, ये 3 प्रकार से हमने पढ़ा है इनको। सामान्य उद्देश्य में आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक, रसात्मक, सृजनात्मक और अभिवृत्त्यात्मक आ गए थे। इसके साथ जो आपका सिद्धांत हैं भाषा शिक्षण के, उसमें आपके सारे सिद्धांत हैं, स्वाभाविकता का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सारे मैंने समझाई दी आप लोगों को, ठीक है। सूत्र सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, निश्चित निश्चित, प्रतिशत सारे बताई दिए सारे, ठीक है। ये सब कुछ हो ही गया।